गुड मॉर्निंग गुड बच्चों, आवाज मॉर्निंग आ रही सर। है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। सर 10 मिनट लेट हो गए। थोड़ा लेट हो गया आज, मतलब कि लेट हो गया। प्रशांत और प्रशांत बिल्कुल लेट नहीं हाँ है। सर। अब देखो थोड़ा सा, अब हम लोग जितना टाइम दे रहे हैं ना, अब 10 मिनट की पूर्ति कर रहे हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे। अब आप अपने उसको बंद कर लीजिए, कोमल प्रशांत सभी अपने उसको बंद कर लो, सभी बच्चे अपने उसको बंद कर लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सब बच्चों गुड मॉर्निंग हो गया, ठीक है। अब हम लोग चालू, अब जो आज मैंने वो चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर था बच्चों, सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर, आज हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, यानी अब हम पढ़ेंगे, मैंने बताया था आपको, पुष्पी पादपों यानी आवर्तबीजी पादपों की क्या आकारिकी, यानी आकार, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, या फिर बोलेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर प्लांट्स। समझ आ रहा है बच्चों आपको? यहां तक क्लियर है क्या? यस आज हम सर। लोग नया चैप्टर, आज हम जो नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, देखो अभी पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया, सेकंड हमने पढ़ लिया, अब हम लोग चैप्टर चालू कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी। ओके, तो आराम से एक और इसमें पढ़ेंगे किसको बच्चे, फ्लावर। तो पहले को ध्यान दो, दो पादपों को 7 उत्तकों के आधार पर, पुष्प के आधार पर दो समूह में बांटा गया। पहला था पुष्पी, अपुष्पी, और दूसरा कौन सा है, पुष्पी, जिनको यू कहते हैं, अपुष्पी को तो हम बोलते हैं, अपुष्पी को हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, और पुष्पी को बोलते हैं फेंड्रोगेम्स। सुन रहे हैं आप? क्रिप्टोगेम्स और फेंड्रोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स में कौन कौन है, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा, वे पादप जिनमें पुष्प नहीं आते, और जिनमें सेवन यानी जाइलम और फ्लोएम उत्तक नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, एसेवनी, या फिर बोलेंगे क्रिप्टोगेम, ठीक है। और एक होते फेनेरोगेमस, फेनेरोगेमस मतलब पुष्पी पादप, वे पादप जिनमें पुष्प आते हैं, और पुष्प किन में आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अभी हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत हो रही है? एंजियोस्पर्म आज हम लोग पढ़ेंगे, जो ध्यान दो, पुष्प के आधार पर, और ये हम जानते हैं, ध्यान दो, पुष्प के आधार पर अगर बात हम करें तो प्लांट्स को दो समूह में रखा गया। पहला समूह था क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टो क्रिप्टोगेम्स, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, फेनेरोगेम्स, फेनेरोगेम्स, इन्हें बोलते हैं अपुष्पी, सॉरी पुष्पी। और क्रिप्टोगेम्स का अर्थ क्या होता है बच्चों, अपुष्पी, अपुष्पी पादप। सुन रहे हैं आप? यहाँ पर अपुष्पी क्या होते हैं, वे पादप, देखो आरएच व्हिटकर ने तो सभी पादपों को कहां रखा, प्लांटी में, केवल किसको छोड़कर, फंजाई, कवकों को छोड़कर। पर मैं आपको बता चुका हूं, कवक और शैवाल वे पादप बच्चों जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है, यानी उन्हें जड़, तना, पत्ती, कलिका, पुष्प, फल, बीज नहीं होते हैं। तो फिर आप बोल सकते हैं इनमें जननांग क्या होता है, तो मैंने बताया था ना, कवक शैवाल में जननांग होते हैं पुंदानी और स्त्रीधानी, यानी बताया मैंने आपको एंथ्रीडिया और उगोनियम, याद कीजिए अगर आपको याद आ रहा तो पुष्प के आधार पर पादपों को दो समूह में रखा गया, यानी दो वर्ग में रखा गया, एक तो है क्रिप्टोगेम्स, एक है फेंड्रो। तो आप इसको एक बार पढ़ो, जो क्रिप्टोगेम्स का अर्थ होता है बच्चों, अगर बात हम, क्रिप्टो का अर्थ है छिपा हुआ, छिपा हुआ, और गेमस का अर्थ होता है विवाह या सेक्स ऑर्गन, यानी वे पादप जिनमें सेक्स ऑर्गन छिपे हुए होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, छिपे हुए होते हैं, जो किस रूप में होते हैं, पुंदानी और स्त्रीधानी के रूप में। और ये जो है फेनेरोगेमस को पुष्पी, वे पादप जिनमें जननांग पुष्प में होते हैं। और हम जानते हैं कि आवर्तबीजी पादपों की जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो किस में होते हैं बच्चों, पुष्प में। और पुष्प में जो जननांग होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो नर जननांग और मादा जननांग रूप में, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम और गायनोसियम, एंथ्रीडियम और गायनोसियम। ओके बच्चों, यानी पुमंग और जायांग। पढ़ा होगा 10th में आपने, ये पढ़ा ना बच्चों 10th में आपने, पुष्पी पादप बच्चों 10th में पढ़ा गया आपने, 10th क्लास याद है आपको, 10th क्लास में चैप्टर याद होगा? हाँ, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि यूं कह सकते हैं कि पादपों में जनन, तो पादपों में जनन क्रिया में कौन से अंग भाग लेते हैं, जननांग, सेक्स ऑर्गन्स। और सेक्स ऑर्गन्स कहां पाए जाते हैं बच्चों, पुष्प में। और पुष्प में जो जननांग होते हैं उनमें से नर जननांग को तो हम बोलते हैं पुमंग, याद करो, पुमंग या पुंकेसर, याद अगर आ रहा तो स्टेमन,
और मादक जनांग को बोलते हैं हम लोग जायांग, स्त्री केसर या फिर गाइनोसियम। पढ़ा आपने? पढ़ा होगा बच्चा आपने इतना या नहीं पढ़ा? यस सर। चलो अब आगे हम बढ़ते जाओ, जल्दी टाइम खराब ना कर। अब आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, जो आप ये सोच सर पढ़ा क्या रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं आज आपको पुष्पी पादपों की आकारिकी। ओके, तो आकारिकी क्या है और शारीरिकी क्या है, दोनों चीज बताऊंगा आपको। पहले आगे चलता हूं। तो पुष्पी पादप, और हम जानते हैं पुष्पी जो पादप होते हैं वे बाजू में पुष्प होते हैं। ये दो भागों में, इनको दो समूह बांटा गया। पहला कौन सा है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और दूसरे कौन से हैं? एंजियोस्पर्म। बच्चों समझ रहे हो क्या? ये जिम्नोस्पर्म, इनको हम बोलते हैं अनावर्त बीजी। ये आप लिख तो लो तुम लोग कम से कम। अनावर्त बीजी, इन्हों बोलते हैं हम लोग आवर्त बीजी। अब बच्चे एक बार ध्यान दो, देखो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों बाद में एडवांस कौन से हैं? ये एडवांस है, यानी ये विकसित है। यानी पृथ्वी के या प्रकृति के सबसे विकसित पादप कौन है? आवर्त बीजी। बच्चों नाम जो आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म कौन? सुन लो पहले बात। एंजियोस्पर्म वो पादप जो जिन्हें पुष्प आते हैं, जिनको हम लोग फेंड्रो कहते हैं। लेकिन फेंड्रो में तो ये भी है। तो ये अनावर्त बीजी क्यों है? अनावर्त बीज क्यों है? क्योंकि देखो इनमें जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती, पुष्प और बीज, लेकिन फल नहीं होते। यानी अनावर्त बीजी पादपों के अंदर क्या होता है बच्चों? फल जो होते, फल यानी फ्रूट। फल क्या होते हैं इनमें? एब्सेंट होते, यानी फल नहीं होते। ये ध्यान देना। आते इनके जो सीड होते हैं, आते इनके जो बीज होते हैं बच्चों, बीज, अरे नालायक को, बीज जो होते हैं, बीज इनके कैसे होंगे? नग्न होंगे। और आवर्त बीज में देखा होगा, आवर्त बीज मैंने अभी आपको उदाहरण दूं, किसी भी आवर्त बीज का नाम ले लो आप लोग, तो आपने देखा होगा कि इनमें सभी के अंदर बीज किस में होते हैं? फल के अंदर होते हैं। जो बैंगन है, टमाटर है, भिंडी है, मटर है, एप्पल है, चीकू है। देखा आपने बच्चों? इन सभी के अंदर बीज है। और बीज किसके अंदर है? फल में। तो वे पादप जिनमें बीज फल के आवरण से घिरे होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? आवर्त बीजी। तो इनमें क्या क्या है देखो, इनकी बात हम करें, आप मुझे लगता है जो इनका सही किसमें बटा होता है? जड़ में, तने में, पत्ती में, इनमें पुष्प भी आते हैं। और पुष्प से फल नहीं बनते। ओके, यानी सीधा ही लो। तो इनमें पुष्प और फल, यानी इसमें आप देख लो फल नहीं आ रहे, राइट। इनमें बात आवर्त बीज में आपने देखा इनका शरीर किसमें बटा होता है? इनमें जड़ होता है, तना होता है, स्टेम होता है, पर्ण होती है, पुष्प इनमें आएगा। और पुष्प से क्या बनेगा? फल बनेगा। और फल के अंदर क्या होगा? बीज होंगे। तो आवर्त बीज, अनावर्त बीजों में प्रमुख अंतर किसका बच्चों? फल। आप सुन रहे हैं क्या? अरे समझ आ रहा है ना? आवर्त बीजी का, आवर्त बीजी का जो आवर्त बीजी का अर्थ समझो। आवर्त बीजी मतलब आवर्त का मतलब क्या होता है? आवरण। वे पादप जिनके बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है। और ये हम देखा होगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं एप्पल की बात हम करें, मटर की अगर बात हम करें, इन सभी के अंदर हम देखा होगा कि जो बीज होते हैं फल से गिरे होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? आवर्त बीजी बोलते हैं। समझ आ गया बच्चों आपको? इनके एग्जाम्पल, अगर आवर्त बीजी का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो आवर्त बीजी के बात हम कर सकते हैं। इसमें सारे आप लोग देख सकते, जैसे सरसों है, मटर है, अगर बात हम करें मक्का है, सेब है, या यूं कह सकते हैं टमाटर है। आप लिख रहे हैं मेरे साथ साथ? यानी जो आपके चारों तरफ जितने भी पुष्प वाले पादप उगते हैं बच्चों, वो सभी आवर्त बीजी हैं। अनावर्त बीजी पादप प्राय राजस्थान में बहुत कम है, क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठंडे में या समुद्र के किनारे। ठीक है, तो ठंडे का मतलब है, जैसे कि इनका नाम अगर बात हम कर सकते हैं, पाइनस है, साइकस है, इफेड्रो है, गिंगो है, ये इनके नाम हो सकते हैं। तो आप लोग एक नाम तो लिख लो इनके उदाहरण, अगर आप समझे। अनावर्त बीजी में नाम लिख लो एक, अगर आपको समझ आ रहा है। पाइनस, साइकस, इफेड्रो, गिंगो। लिख रहे हैं क्या बच्चों आप? ये किसके उदाहरण है? अनावर्त बीजी के। अनावर्त बीजी पादपों के उदाहरण मैंने आपको बता दी, जिनमें बीज नग्न होते हैं। बीज कैसे होते हैं बच्चों? नग्न। अच्छा बच्चों, मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको, चित्र बना बता रहा हूं। देखो आप देखो, ये एप्पल है बच्चों, राइट। और एप्पल के नाम देखा होगा, ये एप्पल के अंदर यहाँ पर ये क्या बच्चों? ये बीज होते नहीं होते हैं? या फिर आप कहे बच्चों ये तरबूज है आपका, ये तरबूज, और तरबूज के अंदर ये क्या बच्चों? तरबूज के अंदर ये क्या है? बीज है ना। या फिर ये आप लोग खीरा खाते हैं, खीरे में बीज नहीं है क्या बच्चों? ये पूरा, अरे बीज भरे पड़े। तो इनमें बीज कहां पर है? फल के अंदर। यस सर। अब आगे ना, जिनमें बीज फल के अंदर हो, यानी सीड कवर्ड बाई, यानी कह सकते सीड्स आर कवर्स बाई फ्रूट।
ओके, या फिर ऐसे कर सकते हैं सीड्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट। ओके, और जिम्नोस्पर्म में ये नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म में केवल क्या नहीं है, फल नहीं है, फल नहीं है, फ्रूट्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। लेकिन इनमें एडवांस कौन बताओ, विकसित कौन है, एंजियोस्पर्म। चलो अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अभी अब ये तो मैंने, अब हमारा चैप्टर जो चालू करें, चैप्टर हमारा ये है, हम लोगों को पढ़ना क्या है, पुष्पी पादप, यानी पुष्पी पादपों की क्या पढ़नी बच्चों, आकारिकी। तो एक एक चीज, अब तो सबसे पहले मैं आपको लेता हूं आकारिकी क्या है। जो आकारिकी, आकारिकी का अर्थ होता है बच्चों मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी। ये ध्यान देना, मोर्फोलॉजी बच्चों ध्यान देना। अब जो आकारिकी का अर्थ क्या होता है, अगर मैं इसका हिंदी अर्थ समझाऊं तो इसका अर्थ होता है बच्चों बाह्य, बाह्य संरचना। और मोर्फो का अगर ग्रीक, मोर्फो अपने आप में ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा में कि दो शब्द मिलकर बना है मोर्फो, यानी मोर्फी प्लस लोगस। और आप जानते हैं ये तो मैंने बता दिया था कि लोगस का अर्थ, जो मोर्फी का अर्थ, मोर्फी का अर्थ बच्चों क्या होता है, रूप। मोर्फी का अर्थ होता है रूप, रूप या फिर क्या, संरचना। और लोगस का अर्थ आप जानते हो बच्चों, लोगस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन मैंने बताया था आपको, याद करो लॉजी बताया था ना। तो मोर्फोलॉजी क्या होगी, विज्ञान की वह शाखा। एक सिंपल शब्द में आता, ग्रीक भाषा में मोर्फोलॉजी का अर्थ मैं आपको समझाऊं तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी सजीव, जिसमें किसी सजीव के बाह्य लक्षणों का, रूप का, संरचना का और अंगों का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं मोर्फोलॉजी। और मोर्फोलॉजी के दो प्रकार हैं, एक कौन सी, प्लांट मोर्फोलॉजी, एक एनिमल मोर्फोलॉजी। बच्चों समझ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा? सर रिपीट करो। यस सर। रिपीट करूं वापस। मोर्फोलॉजी का अर्थ, मोर्फोलॉजी देखो, मैं अगर बात करूं, अभी हम लोग किसकी मोर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, किसकी आकारिकी पढ़ रहे हैं, पादपों की। तो वही बात है, पादपों की आकारिकी आप किसमें पढ़ोगे, प्लांट मोर्फोलॉजी में, पादप आकारिकी में। और पहले आप आकारिकी का समझो, आकारिकी का समझो आप बच्चों। देखो मैंने आज ये येलो कलर का टीचर पहन रखा है, ये मास्क है, ये नाक है ना, ये हमारे कौन से लक्षण है बच्चों, बाह्य। हम सभी के दो कान है। हमारे शरीर के अगर मैं बाह्य लक्षणों की बात करूं तो क्या हमारी आकृति सभी के एक जैसी है क्या, हाँ, हमारी आकृति का नाम है मानव। तो गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, क्या आप इन सभी के बाह्य लक्षणों को और बाह्य संरचना, बाह्य रूपों को बता सकते हैं क्या? तो मैं बोलूंगा यस। जैसे आप देखो, ये आपका इस बोर्ड का कलर कैसा है, व्हाइट है, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है बच्चों। ये इस मार्कर का रंग कौन सा है, ब्लैक है। मेरे इसका क्या बोलते हैं, इसको क्या नाम है इसका, मास, हाँ सॉरी, मास का कलर कैसा है, ब्लैक है। ये घड़ी है। तो ये कौन से लक्षण है, कौन से, कहां पर देख रहे हो आप लोग, बाहर देख रहे हो अभी नहीं आ सर रहा ना। तो आकारिकी का अर्थ समझो, आकारिकी, जो आकारिकी में नाम ये रहा, आकार का, संरचना का, रूप का, बाह्य लक्षणों का। तो इसका मतलब क्या, मोर्फोलॉजी दो शब्द मिलकर बना, मोर्फी प्लस लोकस। तो मोर्फी का बता रहा हूं आपको, मोर्फी का अर्थ होता है बच्चों रूप, रूप, संरचना, बाह्य संरचना। और लोकस मतलब अध्ययन। अब परिभाषा बनाओ, देखें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की, सजीव बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, बाह्य संरचना का, बाह्य लक्षणों का, बाह्य रूपों का। और बाह्य रूप में क्या बच्चों, आकार और आकृति। भाई कोई भी संरचना देखो, ये आपके साथ मैंने उठाया डस्टर। अब डस्टर की मैं आपको बच्चों, डस्टर के कोई दो बाह्य गुण बताओ तो बता दो कि सर ये लकड़ी का बना हुआ है, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है, इसके अंदर एक कपड़ा है, इसका यूज, कपड़ा या उसका यूज हम लोग डस्टर में करते हैं। तो ये इसके कौन से गुण हो गए, बाह्य गुण। अब समझ आ गया आपके। जैसे मैंने येलो टीचर पहन रखा है, ओके, तो ये मेरा मतलब कौन सा गुण हो गया, बाह्य हो गया। मेरी लंबाई, मेरा वजन है ना, मेरा नाक बैठा हुआ है, मेरा मतलब बता रहा हूं। तो ये हमारे कौन से लक्षण हो गए, बाह्य गुण। वेरी गुड। जैसे मैं मानव के बाह्य लक्षणों को मैं आपकी बता रहा हूँ, तो अगर आपके बाह्य लक्षणों को अगर पूछे तो मैं बता सकता हूँ, आप सभी के दो कान है, एक नाक है, 32 दांत है, 2 सींग है, 4 पूंछ है, सही है ना सर 32 दांत में नहीं है, 32 दांत नहीं है 32 दांत। अभी आप 17 साल के हो गए क्या, 15 हाँ, तो नहीं सर, 17 साल के बाद में आपके 32 दांत आ जाएंगे। लेकिन मैंने अभी बताया, आपकी विषय तो बताया 2 सींग है ना हमारे,
हाँ सर। दो सिंह है, सिंह। है सर। अरे नो मैं- सर। तो फिर आप कहाँ सुन रहे हो? मैं चलो मजाक कर रहा हूँ, चलो मैं तो ये मजाक कर रहा था हमारे। लेकिन बाह्य लक्षणों की बात हम करें, समझ आ गया? तो अब जल्दी चलो। अब मैंने आपको बताया बच्चों, पादपों की बाह्य लक्षणों का अध्ययन किसमें करोगे? प्लांट मॉर्फोलॉजी। और जंतु का काम करोगे जंतु मॉर्फोलॉजी में। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनिमल। तो अभी हम लोग कौन सी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे? प्लांट। तो पहले हम लोग लिखो, पहले मॉर्फोलॉजी की परिभाषा लिखो। सही बच्चे, मॉर्फोलॉजी की परिभाषा लिखो। माइक को ऑन कर लो। सही बच्चे, माइक को, कोमल माइक बंद करो बेटा, माइक को बंद करो, आवाज नहीं आनी चाहिए आपके यहाँ तक, ठीक है? और आप लोग मुझे चैट के द्वारा बता सकते हैं कि हाँ सर हमें समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ओके, यस नो कर सकते हैं। समझ आ रहा है? चैट डाल बता सकते हैं यस या नो। यस सर। ओके ओके ठीक है, चैट द्वारा बता दियो। ओके, अब बच्चों तो टाइम खराब हो रहा है, जल्दी 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 अब दो, जल्दी लिखो मॉर्फोलॉजी परिभाषा लिखो, जल्दी कैसे लिखो? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का, क्योंकि मैं यहाँ पर सजीवों के बाह्य रूपों का, संरचना का और बाह्य लक्षणों का और बाह्य अंगों का, ओके बच्चों, अध्ययन करते हैं। अब मुझे बताओ बच्चों, पुष्प पादप का बाह्य अंग है या आंतरिक है? तो दोनों का बाह्य, क्योंकि वो हमें बाहर से दिखता है, दिखता है ना बच्चों, जड़ कैसा। तो वही बात लिख लो क्या आप लोग, विज्ञान वैसा जिसमें सजीवों के बाह्य रूपों का, लक्षणों का अध्ययन कर। सुनना ढंग से, गड़बड़ मत करे ना, ठीक है? अब ये दो प्रकार की होती है मॉर्फोलॉजी के, दो प्रकार हो गए। कौन कौन सी मॉर्फोलॉजी? पहली कौन सी? Plants, animals. हाँ, प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फो, जल्दी लिखो जल्दी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? इसको अगर परिभाषा क्या होगी? सिंपल, टू स्टडी ऑफ outer character structure and frame of plants, यानी विज्ञान व्यवस्था का जिसमें पादपों के बाह्य लक्षणों का, रूपों का, संरचना का अध्ययन करते हैं बच्चों। टू स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर एंड फ्रेम ऑफ प्लांट्स कॉल्ड प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है? और दूसरा कौन सा प्रकार है? दूसरा कौन सा बच्चों? एनिमल। वही बात हो गई, एनिमल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलो। अब बच्चों एक बार मुझे बताओ, हमारी अध्ययन मानव के बाह्य लक्षणों का अध्ययन आप किसमें करोगे? इन दोनों में से मानव, Animals. एनिमल। अच्छा, और मच्छर का? Animals. मॉर्फोलॉजी। ओके ओके, और अमीबा का? Plants. अमीबा का? एनिमल। अमीबा अपने आप कौन एक, यानी उसको हम एनिमल क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक कोशी यूकेरियोटिक है और उसको हमने उसमें रखा था प्रोटिस्टा में। लेकिन क्या अमीबा अपना पोषण बना सकता है क्या? तो विषम पोषी हो गया। तो विषम पोषी के आधार पर अपने आप उसको किस में रखेंगे? जंतु में रखेंगे। ओके, ध्यान देना। अच्छा, यूग्लिना को क्या रखोगे? यूग्लिना को आरच वीटकन ने यूग्लिना को कहाँ रखा? आरच वीटकन ने यूग्लिना को कहाँ रखा है? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में रखा। याद करो एक बार दोबारा, ठीक है? प्रोटिस्टा में क्या बोला था उसको? यूग्लिनोइड। क्या बोला था? यूग्लिनोइड, याद है ना? प्रकाश संश्लेषी। तो याद होना चाहिए कि यूग्लिना प्लांट ही खिलाते, प्लांट में नहीं रखा उसको। प्रशांत गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं करते हो। प्रशांत, आपका वर्क कंप्लीट चल रहा है बच्चा, आपका वर्क सबसे अच्छा आता है, रोजाना नोट्स आते हैं आपके, इसलिए बहुत अच्छी बात है, शाबाश। लेकिन याद करो, यूग्लिना को आरएच वीटकन ने रखा था प्रोटिस्टा में, याद है? यूग्लिनोइड। और आप ये जानते हैं यूग्लिना कौन है? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक है, याद है ना आपको? जो जिसमें लवक पाए जाते हैं, जो प्रकाश की उपस्थिति में वो पोषण करता है, अतः वो पादप भी है। और प्रकाश के बिना वो पोषण नहीं बनाता, अतः विषमपोषी। अतः वो कौन हुआ? पादप। और जंतु का कौन हुआ? योजकड़ी। अरे बताया था ना, पादप और जंतुओं का योजकड़ी किसको बोलते हैं? यूग्लिना को। और सजीव और निर्जीव की योजकड़ी किसको बोलते हैं? वायरस को। और कवक और शैवालों का सहजीवी किसे बोलते हैं? लाइकेन को। ही कल ही पढ़ा हम लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एनिमल मॉर्फोलॉजी क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के बाह्य लक्षणों, रूपों, गुणों का अध्ययन किया जाता है। चलो आगे बढ़ते जल्दी। अब बच्चों ये तुम्हारे समझ अगर आ गए, हालांकि देखो इस चैप्टर में पढ़ना क्या हम लोगों को? आकार की। इस चैप्टर में हम लोग आकार ही पढ़ेंगे और हम लोग पादप के कौन से भाग पढ़ेंगे? बाह्य, जड़, तना, पत्ती और पुष्प के कौन से गुण पढ़ेंगे? बाह्य। और जब हम इनके आंतरिक संरचना अध्ययन करेंगे तो आंतरिक संरचना के अध्ययन को बोलते हैं बच्चों एनाटॉमी। क्या बोलते हैं?
एनाटॉमी। सुन रहे हो क्या? तो इस चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पी पादपों के भागों के, यानी पुष्पी पादपों के जो भाग हैं, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज, इनके कौन संरचना? बाह्य, बाहरी, और वो पादपों की हमारी जो पढ़ेंगे तब आगे देखें, जंतु का आगे देखें। तो एक शाखा और होती है जिसका नाम है एनाटॉमी, जिसको हम बोलते हैं शारीरिकी, एनाटॉमी। बच्चों सुन रहे हो क्या? तो एनाटॉमी का अर्थ क्या होता है? जिसमें किसका अध्ययन करते हैं? आंतरिक संरचना का, या फिर आंतरिक लक्षणों का, या फिर आंतरिक रूप का। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की आंतरिक संरचना का, किसका बच्चों दिख रहा है, समझ आ रहा है क्या? आंतरिक संरचना का, आंतरिक रूप का, आंतरिक अंगों की संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी वो अंदर से कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी कैसी है, उसे क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। तो एनाटॉमी भी दो प्रकार की हो गई। डन सर। एनाटॉमी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? प्लांट एनाटॉमी और एनिमल एनाटॉमी। हालांकि इस चैप्टर में अभी हम लोग एनाटॉमी के बारे में कल पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी में अगले चैप्टर में करेंगे। तो अभी हम लोग कौन से, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आकारिकी। तो एनाटॉमी की परिभाषा लिखो, शारीरिकी, शारीरिकी। और ये सभी किसकी शाखा होती है बच्चों? साइंस की। तो लिखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के अंगों की आंतरिक संरचना, सजीवों की आंतरिक संरचना या उनके आंतरिक अंगों की संरचना, स्थिति और लक्षणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। तो आप समझ गए होंगे आकारिकी में किसका अध्ययन करेंगे? आउटर स्ट्रक्चर का, आउटर, और इंटरनल स्ट्रक्चर अध्ययन करोगे। इंटरनल का अध्ययन करोगे कि पत्ती अंदर से कैसी होती है, पुष्प कैसा होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको ज्यादा डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा चैप्टर कौन सा? आकारिकी। और आकारिकी हम जानते हैं बच्चों। अब एक बात हम करते हैं, किसकी बात करें? पुष्पी बात होगी। तो पुष्पी पादपों का जो शरीर होता है, ये तो आप जानते हैं बच्चों कि पुष्पी पादप या जो आवर्तबीजी पादप है, जो आवर्तबीजी पादप कौन है? वे पादप जो सबसे विकसित है, सबसे विकसित एंड एडवांस है। सुन रहे हो क्या? और इनके अंदर पर्व से जड़, तना, पर्ण, शाखाएं, टहनियां, पुष्प, फल और बीज, ये सभी से मिलकर जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं आवर्त बीजी। और आवर्त बीजी धरातल के कौन बच्चों? एक कौन सा पादप है? सबसे एडवांस है, सबसे एडवांस एक परम। अब बात हम करते हैं आवर्त बीजी पादपों की, पादप की संरचना की बात हम करें तो आवर्त बीजी पादपों की मुख्य संरचना, अगर मैं आपको डायग्राम, अगर बच्चों में डायग्राम बना के आपको समझाऊं तो आप समझ जाएंगे। ये इनका मूल तंत्र है, ये बच्चों पत्ती निकली हुई है, बच्चों समझ आ रहा है क्या आपके? मैं जो बना रहा हूं डायग्राम समझ आ रहा है ना आपके? यस सर। ओके, ये इनकी पत्ती है और ये इनके शीर्ष पे जाके ये क्या लगे हुए? पुष्प लगे हुए हैं। तो ये जरूरी सभी ये पुष्प शीर्ष पे लगते हैं, मतलब आपको उदाहरण बता रहा हूँ, ये पुष्प और ये यहाँ पर छोटी छोटी क्या लगी हुई है? कलिकाएं लगी हुई, और इन कलिका से क्या बनेंगे? पुष्प बनेंगे। ये पत्ती आ गई। तो बच्चों किसी पादप को अगर बात हम करें, जो ध्यान से सुना, अगर किसी पादप को प्रमुख रूप से बात हम करें तो किसी पादप के अंदर बच्चों ये कौन है बच्चों? पादप का जो पहले बात, तो पादप के अंदर दो भाग होते हैं। सुनने ढंग से, बहुत इजी बता रहा हूं कि आवर्तबीजी पादपों के वैसे दो भाग होते हैं, एक होता है वायवीय और एक होता है अंडरग्राउंड, भूमिगत। तो भूमिगत भाग को, यानी अगर बात हम करें पादपों के, आवर्तबीजी पादपों के अंदर शरीर को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है उसका
रूट एक होता है उसका सूट। तो रूट तो क्या होता है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है। आप देख पा रहे होंगे ये दिख रहा होगा आपको। तो जमीन के नीचे का जो भाग है उसको बच्चों आप लोग क्या बोलते हो, रूट, या फिर बोलते हैं रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि रूट जो होती है जड़ होती है, जड़ की बात हम, जड़ किसकी उत्पत्ति होती है, मूलांकुर, फिर उसमें प्राथमिक मूल, द्वितीय मूल, तृतीय मूल होती है। तो प्राथमिक द्वितीय तृतीय मूलों को मिलाकर हम बोलेंगे रूट सिस्टम। ओके। और पादप का जो जमीन के ऊपर का भाग है, जमीन के जो ऊपर का भाग है, उसे आप पहले बात करोगे क्या बोलोगे, एरियल पार्ट। क्या बोलोगे बच्चों, एरियल, या फिर बोलोगे वायवीय, वायवीय भाग, ध्यान सुना। और वायवीय भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सूट, सूट सिस्टम। अब आप बोलो सूट सिस्टम क्यों बोला आपने इसको, क्यों आप जानते सिस्टम क्या होता है बच्चों, कई भागों से मिलकर बनी संरचना को आप क्या बोलते हो, तंत्र। सुना ना आपने बच्चों, जैसे श्वसन अंगों से मिलकर बनता है श्वसन